जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम पिछले 2-3 लेक्चर से मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक हमारे संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 यानी कि 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 यानी कि 4 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 19 की। अनुच्छेद 19 में भी दोस्तों हम अनुच्छेद 19(1) की बात करेंगे। अनुच्छेद 19(1) में क्या लिखा हुआ है, इसकी चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, मूल संविधान में 19(1) के द्वारा 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) में वर्णित संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। यानी मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं। देखिए, संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 की धारा 1 में हमें देखने को मिलता है। वो कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं, उनकी चर्चा अब हम करना चाहेंगे। दोस्तों, 19(1)(a) इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण या वाक, भाषण को वाक भी कहा जाता है, भाषण या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट कर सकता है, चित्र बनाकर प्रकट कर सकता है, कार्टून बनाकर प्रकट कर सकता है, लेख आर्टिकल लिखकर प्रकट कर सकता है। इसके अलावा मूवी बनाकर, विज्ञापन बनाकर किसी भी प्रकार से वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। यही कहता है 19 आर्टिकल 19 की धारा 1 का 1। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसके बाद में अनुच्छेद 19(1)(b) निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होने की स्वतंत्रता 19(1)(b) में उल्लेखित है। यानी कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आपस में मिलजुल सकते हैं, बड़ी संख्या में मिलजुल सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1)(b) कहता है। उसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) कहता है संघ, समुदाय तथा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ, समुदाय एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि संघ बनाया जा सकता है, समुदाय बनाया जा सकता है आपस में मिलजुल कर नागरिकों के द्वारा, और सहकारी समितियों का निर्माण किया जा सकता है नागरिकों के द्वारा आपस में मिलकर। ये अनुच्छेद 19(1)(c)
कहता है। इसके अलावा 19(1)(d क्या कहता है? 19(1)(d कहता है दोस्तों कि भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में भ्रमण आप कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता। भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण, निर्बाध रूप से कहीं भी भ्रमण किया जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता 19(1)(d के द्वारा प्रदान की गई है। 19(1)(e) में क्या उल्लेखित है? निवास की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी भूभाग में आप रह सकते हो, वहां पर घर ले सकते हो, और परमानेंट या टेम्परेरी यानी कि कम समय के लिए अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से वहां पर वास कर सकते हो, निवास कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता। 19(1)(f), इसमें दोस्तों मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, और उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो 19(1)(f) वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है। 19(1)(g) की बात करना चाहेंगे। 19(1)(g) वृत्ति, आजीविका, व्यापार एवं कारोबार। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वृत्ति यानी कि व्यवसाय चुन सकता है, व्यापार चुन सकता है, कारोबार कर सकता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता, यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जा सकता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता 19(1)(g) में उल्लेखित है। दोस्तों ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये निरपेक्ष नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, इन पर कई सारे बंधन हैं, प्रतिबंध हैं इन पर बहुत सारे। इसी की व्याख्या अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 19(2) व अनुच्छेद 19(3) करता है। अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3), ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 19 की धारा 2 तथा आर्टिकल 19 की धारा 3 करती है, और कहती है कि सुरक्षा, यानी कि देश की सुरक्षा, दूसरों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, तथा अपराधों को बढ़ावा देने के आधार पर, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, इन पर देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना तथा अपराधों को बढ़ावा देने के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये आत्यंतिक नहीं है, इन पर निर्बंधन है, इन पर कई सारे प्रतिबंध हैं, क्योंकि कोई भी वृत्ति, व्यवसाय, कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का व्यवसाय करना चाहेगा तो उसे नशीली दवाओं का व्यवसाय थोड़ी करने दिया जाएगा, क्योंकि उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, तो इस प्रकार की व्यवसाय की छूट नहीं दी जा सकती। तो यानी कि इन पर प्रतिबंध है। अब किसी के भाषण एवं अभिव्यक्ति से अगर देश की एकता एवं अखंडता अक्षुण्ण नहीं रह पाती है, देश की सुरक्षा पर खतरा मंडरा जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों और कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कब ये स्वतंत्रताएं निलंबित हो सकती है, तो आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल अगर
आपातकाल अगर युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर आर्टिकल 352 के अनुसार आपातकाल अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर लगता है तो 19(1) में जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, ये अपने आप निलंबित हो जाती है। 19(1) में जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये इनका निलंबन हो जाता है, इनका सस्पेंशन हो जाता है। यानी कि जब तक युद्ध चल रहा है या बाहरी आक्रमण है किसी देश का, तब तक ये स्वतंत्रताएं निलंबित रहेगी। उसके बाद में ये स्वतंत्रताएं वापस बहाल कर दी जाएगी। तो ये हमने पढ़ा दोस्तों आर्टिकल 19, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19(1) में है, 19(2) 19(3) उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध की बात करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगता है तो 19(1) के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाएंगी। इसके लिए कोई ऑर्डर वगैरह की जरूरत भी नहीं, अपने आप निलंबित हो जाएगी। तो ये हमने आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा की है। अब हम आर्टिकल 20 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसको साफ कर देते हैं, आर्टिकल 20 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 का संबंध अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से है। आर्टिकल 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 की धारा 1 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 20 की धारा 1 कहती है किसी व्यक्ति को तभी अपराधी घोषित किया जा सकता है जब उसने अपराध के समय की लागू विधि या कानून का उल्लंघन किया है। यानी कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी घोषित किया जा सकता है जब उसने उस समय की विधि या कानून का उल्लंघन किया है। उस समय की विधि या कानून का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति को तभी अपराधी घोषित किया जा सकता है जब उसने अपराध के समय लागू विधि का उल्लंघन किया है। यानी कि जिस समय अपराध उसने किया है उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है। यदि कोई कानून उसके अपराध के बाद में प्रभावी होता है, जैसे उसने अपराध किया 25 अप्रैल 2024 को और कोई कानून बना उस संबंध में 29 अप्रैल 2024 को, तो वो जो कानून 4 दिन बाद में बना था वो 25 अप्रैल के दिन जिस दिन उसने अपराध किया था उस पर लागू नहीं होगा। जिस समय उसने अपराध किया उस समय का ही कानून का अगर वो उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तभी उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 20(2) क्या कहता है? आर्टिकल 20(2) कहता है दोस्तों एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। एक अपराध एक सजा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि विभागीय दंड को दोहरी सजा में काउंट नहीं किया जाता है, या फिर विभागीय दंड को सजा में काउंट नहीं किया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में कर्मचारी है, उसने मर्डर कर दिया तो उसको उसका डिपार्टमेंट तो सर्विस से निकालेगा ही सही, इसके अलावा उसको सजा भी होगी,
उसको आजीवन कारावास हो सकता है या फांसी की सजा हो सकती है। तो वो व्यक्ति कहे कि मेरे को तो एक अपराध के लिए 2 सजाएं मिल चुकी है, एक तो नौकरी से बर्खास्तगी और दूसरी फांसी वगैरह या फिर आजीवन कारावास। तो ये 2 सजाएं नहीं है, सजा एक ही है, आजीवन कारावास। विभागीय दंड सजा में शामिल नहीं है, यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। ये आर्टिकल 20 की धारा 2 कहती है। आर्टिकल 20 की धारा 3 क्या कहती है दोस्तों? आर्टिकल 20 की धारा 3 कहती है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 की धारा 3 कहती है किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य या साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको इस प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध ही गवाही दे या अपने विरुद्ध ही साक्ष्य उपलब्ध करवाए। तो ये आर्टिकल 20 की धारा 3 कहती है। अब इसके बाद में हम अनुच्छेद 21 की चर्चा करना चाहेंगे। इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। दोस्तों अनुच्छेद 21 काफी विस्तृत अनुच्छेद है, जिसमें अनेक सारे अधिकार समाहित हैं। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से उसके प्राण एवं दैहिक किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस अनुच्छेद में व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने संबंधी प्रावधान है। ये एक व्यापक अनुच्छेद है जिसमें 60 से भी अधिक अधिकार उल्लेखित हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, शुद्ध हवा प्राप्त करना, शुद्ध जल प्राप्त करना, पर्यावरण की शुद्धता, एकांत, यानी कि कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहिए तो एकांत उसको मिलना चाहिए। निजता, यानी कि उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। प्राइवेसी यानी कि उसकी निजता का ख्याल रखना चाहिए। विदेश भ्रमण, अच्छी निद्रा, आदि। दोस्तों आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि उसको सजा हो जाए, जैसे उसको फांसी की सजा हो जाए तो उसको फांसी होके रहेगी, वो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसके प्राण लिए जा रहे हैं। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसको अन्य किसी भी तरीके से प्राण दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जा सकता। व्यापक अनुच्छेद है, 60 से भी अधिक अधिकार इसमें उल्लेखित हैं और व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, पर्यावरण की शुद्धता, एकांत, निजता, विदेशी भ्रमण अगर कोई करना चाहिए विदेशी भ्रमण, अच्छी निद्रा आदि आदि, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा इन्हीं की। अब हम बात करना चाहेंगे आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 21A 86वीं संविधान संशोधन
2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया तथा इसमें कहा गया कि जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष की है उनको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि उनको प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसे प्रभावी बनाने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और दोस्तों इसे प्रभावी बनाने के लिए RTE एक्ट 2006 पारित हुआ। RTE एक्ट का मतलब है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बिल 2006 में पास हुआ और जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होता है। राइट टू एजुकेशन संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होता है। इस मौलिक अधिकार के संवर्धन के लिए RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया। यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार बिल लाया गया जो कि 2006 का बिल था और ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होता है। दोस्तों एक और बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है नोट लगा करके कि 44वें संविधान संशोधन 1978 का प्रावधान है कि भले कोई सा भी आपातकाल लग जाए लेकिन अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन नहीं होगा। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। जैसा कि हमने आर्टिकल 19 के संबंध में चर्चा की है। आर्टिकल 19 राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाए युद्ध और बाहरी आक्रमण के संदर्भ में तो वो जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का निलंबन आपातकाल की स्थितियों में भी नहीं होगा। ये जानकारी भी आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों हमारा आज का अंतिम आर्टिकल 22 की। इसको साफ कर देते हैं। कितने 25-23 मिनट का वीडियो बन चुका है। 6-7 मिनट का और बनेगा, लगभग 30 मिनट के लगभग का वीडियो बनेगा। अभियुक्तों एवं सजा पाए व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल 22। अभियुक्तों एवं सजा पाए व्यक्तियों के अधिकार। आर्टिकल 22 की धारा 1 क्या कहती है? आर्टिकल 22 की धारा 1 कहती है दोस्तों, बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण बताना होगा। यानी किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जा रहा है, उसको हथकड़ी में रखा जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है अगर किसी व्यक्ति को, तो उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा तथा उसको अपने वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जा रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के संबंध में मैंने नागरिक शब्द का उल्लेख किया था, जबकि अनुच्छेद
20, 21 और 22 में मैंने नागरिक शब्द की जगह व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो भारतीय नागरिकों पर तो लागू होते ही है, इसके अलावा वो अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। इस वजह से मैं आर्टिकल 19 के अलावा व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण बताना होगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और वह अपने वकील से परामर्श ले सकता है, ये भी उसका राइट होगा, ये भी उसका अधिकार होगा। आर्टिकल 22 की धारा 2 क्या कहती है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को दोस्तों 24 घंटों के भीतर 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा, ऐसा आर्टिकल 22 की धारा 2 कहती है। अब इसमें ये जो 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इसमें रास्ते का समय काउंट नहीं है, यानी कि रास्ते में कितना समय लग रहा है वो उसमें काउंट नहीं होगा। उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, लेकिन रास्ते में जो समय लग रहा है ट्रेवल में जाने में, वो समय काउंट नहीं होगा। तो आर्टिकल 22 की धारा 2 कहती है। आर्टिकल 22 की धारा 3 क्या कहती है दोस्तों? ये जो आर्टिकल 22(1) तथा आर्टिकल 22 की धारा 2 के प्रावधान है, ये विदेशी शत्रुओं एवं निवारक निरोध कानून के तहत किसी को बंदी बनाया जा रहा है तो उन पर ये लागू नहीं होंगे। यानी कि आर्टिकल 22 की धारा 3 कहती है कि 22(1) व 22(2) के जो प्रावधान है वो विदेशी शत्रुओं, जैसे पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति आ गया और भारत में उसकी साजिश है आतंकवादी हमला करने की, तो विदेशी शत्रु और निवारक निरोध, यानी कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बंदी बनाना निवारक निरोध कहलाता है। यानी कि ऐसा लगता है ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का देश में तनाव उत्पन्न कर सकता है, तो उससे पहले ही उसको बंदी बनाना, यानी कि उसको, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको दंडित करना, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि अपराध को होने से पहले ही रोका जाना, ये इसका उद्देश्य निवारक निरोध कानून का। तो ये जो आर्टिकल 22(1) व 22(2) के द्वारा जो प्रावधान है, ये विदेशी शत्रु निवारक तथा निवारक निरोध कानून के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, ऐसा आर्टिकल 22(3) कहता है। आर्टिकल 22(4) क्या कहता है? आर्टिकल 22(4) दोस्तों निवारक निरोध कानूनों की व्याख्या करता है। ये कहता है कि निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति को दंडित करने की नहीं अपितु संभावित अपराध रोकने की एक व्यवस्था है। इन कानूनों के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किए 3 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। यानी कि कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि निवारक निरोध कानून किसी व्यक्ति को दंडित करने का प्रयोजन नहीं है, बल्कि ये संभावित अपराध को रोकने की एक व्यवस्था है। और निवारक निरोध कानूनों के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उसको 3 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 22 की धारा 4 कहती है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। मैंने जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी ऑथेंटिक किताबों के आधार पर वो आपके साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर सेशन आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है इसके आगे जितने भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उनको लेकर हमारी चर्चा आगे के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत होगी। तब तक के लिए
आप जो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।